हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सरित क्लासेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था राइट टू इक्वालिटी, क्लियर। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने किया था राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने डिस्कस किए आर्टिकल 14 से लेके 18। अभी हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम, क्लियर। अभी याद रखना आपको, हमारे जो कैटेगरीज है वो टोटल 6 कैटेगरी है राइट्स की, क्लियर। जैसे सबसे पहली कैटेगरी किसकी आती है? राइट टू इक्वालिटी। सेकंड कैटेगरी राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऐसे करके 100 ऑन 2 और कैटेगरी हो रहेंगी। तो हमने फर्स्ट कैटेगरी जो है राइट टू इक्वालिटी, वो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें टोटल 5 अपने क्या थे? आर्टिकल्स थे, 14 से लेके 18 तक, क्लियर। उसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स और जो भी बेसिक्स जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो पहले उसको देख लेना। अब जो हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम को, दैट इज अंडर आर्टिकल 19 टू 22। अब इसके अंदर देखें तो ये 4 आर्टिकल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टोटल 5 आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है, हमने इसमें आर्टिकल 21A ऐड किया है अमेंडमेंट करके, क्लियर। वो याद रखना बस। इसलिए जो है अभी ये टोटल कितने हो गए? 5। ओके, सो अभी हम जो बिगिनिंग करेंगे वो करेंगे हम किससे? आर्टिकल 19 से। यही हमारा सबसे फर्स्ट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंदर। देखिए आर्टिकल 19 बेसिकली ये क्या बोलता है? ये आपको पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम कितने आर्टिकल्स दिए थे? कितने इसमें फ्रीडम थे आपको? टोटल थी 7, क्लियर। बट अभी कितनी फ्रीडम रहेगी आपके पास? ओनली 6। अब कौन सी हटाई है? वो हटाई थी 44th अमेंडमेंट 1978 में, जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी वो वाला। एक तो आर्टिकल 31 में भी था आपको राइट टू प्रॉपर्टी, और इसमें भी था 19 के अंदर, क्लियर। उसमें क्या था कि आपको डिस्पोज, ठीक है, और प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करना है, वो सब जो है इसके अंदर अंडर 19 के अंदर भी आपको मिला हुआ था। तो वो भी जो है हटा दिया गया। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जो अंडर आर्टिकल 19 है उसकी एक बार लैंग्वेज आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है गो थ्रू हो जाओ उससे और वेरीफाई हो जाओ आप उससे, ठीक है। चलिए ये दिखाता हूँ, ये है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा एक बार। चलिए देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ ऐसे अधिकार जो कि आपको क्या देते हैं? आज़ादी देते हैं रिगार्डिंग ऑफ स्पीच। कैसे? क्लॉज 1 क्या कह रहा है? ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, यानी सभी नागरिकों को ये अधिकार होगा। ए सब क्लॉज ए क्या कह रहा है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, एंड ब्रैकेट में डाला कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो अमेंड करके इसमें इंसर्ट किया हुआ है। टू मूव फ्रीली विदाउट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे DE F है वो हटा दिया आपका, G एज इट इज है, क्लियर। तो अभी आपको क्या याद रखना है? ABCD तो है हमारे पास 19 के अंदर, 19(1)A, 19(1)B(C)D)E, लेकिन F नहीं है। G क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, क्लियर। इसलिए मैं जो है आपको ये आर्टिकल जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिखाता हूँ, ताकि आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से वेरीफाई कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं आपके जो कहते हैं ना हवा जो उड़ जाती है एकदम चेहरे की, वो ना हो ऐसा हो। क्योंकि बुक्स में कभी भी आपको एज इट इज नहीं मिलेगा। आपको वो क्या करते हैं, ऑथर अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो पढ़ने में तो वो ईजी लगती है बुक्स, लेकिन एग्जाम में हमें क्या करते हैं, एग्जाम आता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से, ठीक है। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी के अंदर, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये हिंदी में शो हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, अभी आया हिंदी में, एक मिनट रुकिए। हिंदी, हाँ जी अब आ गया ना। चलिए तो हिंदी में देखिए क्या कह रहा है। ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19। इसमें क्या कह रहा है? क्लॉज 1 क ख ग ग ड, ठीक है। अब इसमें आपको ये टोटल 6 हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे जो च है वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और 6 में जो है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये च के ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ देखिए 2 पे क्या लिखा हुआ है? संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2011। नहीं, ये तो इस पे के थ्रू तो नहीं होगा। रुको इंग्लिश वाले में देखता हूँ मैं।
देखिए इंग्लिश वाले में अगर आप देखते हैं ये 4 नंबर पे है, ठीक है, और नीचे आप जब देखेंगे 4 सब क्लॉज एफ ओमिटेड बाय, ये जो ऊपर वाला है ना 44th अमेंडमेंट 1978, वहाँ से इसको ओमिट कर दिया, क्लियर। चलिए अब हम इसको देखते हैं अपने लेक्चर के अंदर, बोर्ड के ऊपर इसको समझते हैं अब कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए आर्टिकल 19 के अंदर आपको टोटल कितने, अभी 6 राइट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो ABCDE, अब ये मैंने यहाँ पे F लिखा है, ठीक है, कायदे से ये होना चाहिए अभी आपका G, क्योंकि F तो जो है आपका क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है, यानी कि ये है अभी G। F जो है 44th अमेंडमेंट 1978 उसके अंदर इसको हटा दिया है। देखिए A क्या कहता है, ये है आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ABCDG तक, ठीक है। देखिए ये कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट सब क्लॉज, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, सेकंड सब क्लॉज, थर्ड सब क्लॉज। अभी मैं इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपके पास टोटल जो 6 अधिकार है उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब एक बात सुनिए, किसी भी देश के अंदर अगर उसके जो नागरिक हैं उनके पास बोलने का ही अधिकार नहीं है, क्लियर, तो वो नागरिक कैसे, ठीक है। फिर दूसरा, अगर उनको कुछ भी अपने व्यूज़ रखने हैं वो भी नहीं रख पाते हैं, तो वो कैसी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यही वो है क्या, थंब रूल कि आपके पास एक्सप्रेशन होने चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए, क्लियर। अगर क्या कई बार क्या होता है, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, अथॉरिटेरियन जो है स्टेट बनता जा रहा है, क्लियर। तो वो किस बिहाफ पे बोलते हैं, वो इस बिहाफ पे कि आपको फ्री स्पीच नहीं है, आप एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अब जो ये है फ्री स्पीच, इसके तहत क्या है, आप फ्रीली, यानी आप पे कोई भी दबाव नहीं होगा, फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़, ठीक है। और आप जो अपने व्यूज़ होंगे वो ऐसा नहीं कि आप खुद के अपने, बस सपोज कीजिए आप अपने दूसरे किसी अदर पर्सन के जो व्यूज़ हैं आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके व्यूज़ है सिर्फ वही करेंगे, क्लियर। जैसे कि आप अपने जो एक्सप्रेशन है, जैसे स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है, वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है, इधर ओरली यानी कि आप माउथ वर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, ओरली भी बोल के कर सकते हैं। दूसरा राइटिंग, आप कुछ लिख के भी अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है आप अगर जैसे लेट्स से प्रिंटिंग, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और पेंटिंग, ठीक है, आप इन मीडियम्स के थ्रू जो है आप अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप ओपिनियन भी दे सकते हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम को उसको भी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारे जो है आपको किसके तहत मिलते हैं, आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीली, यानी कि क्या है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इसको थोड़ा सा और वाइडर कर दिया है अपने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू, क्लियर। जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस आर्टिकल के तहत और क्या क्या राइट्स इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, जो होने भी चाहिए। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ताकि एक एक करके मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो फ्री स्पीच के तहत आप अपना व्यूज़ खुद के भी कर सकते हो और दूसरों के भी एक्सप्रेस करते हो, यानी कि व्यू ऑफ योर्स एज वेल एज अदर्स, यानी आप अपने तो एक्सप्रेस करोगे ही करोगे, अगर आप चाहो तो दूसरों के भी व्यूज़ है एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के तहत है ये सारे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मान लीजिए अभी चलो आगे आएगा उसमें मैं बताऊंगा, अभी तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि अभी जो व्यूज़ है आपको पता है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किसके तहत आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है, तो आप इजीली इसको बता दोगे कि सर ये तो इसका पार्ट है। बट अब जो आगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्लियर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर विच आर्टिकल ये आता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके तहत है, ये आर्टिकल 19(1)(a), यानी कि उसका अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा उसको जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो
एरिया है उसको काफ़ी वाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आप चाहे तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, जैसे बैनर लगाते हैं हम, वो भी अगर कुछ करना चाहते हैं ऐसा, तो वो भी किसके तहत होगा, आपका आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, यानी कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही काउंट होगा ये भी, क्लियर। उसके बाद अगर आप चाहे तो इन केस अगर जैसे आपका मान लो आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जैसे इसको बोलते हैं हम, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका किसका पार्ट है, आर्टिकल 19(1)(a) का, क्लियर। उसके बाद फ्रीडम ऑफ साइलेंस। अब फ्रीडम ऑफ साइलेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुप रहने की आज़ादी है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस सपोज कीजिए आपको किसी व्यक्ति की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, कोई पॉलिटिशियन जो रैली में है आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, या आपको कोई बोल रहा है कि कोई भाषण दे रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, जरूरी नहीं आप उसकी बातें सुनो, आपके पास ये अधिकार है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कि आप चाहे तो उस मीटिंग से जा सकते हैं, क्लियर। आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको मजबूरी से कोई वो बैठाएगा नहीं कि आपको सुनना ही सुनना है, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस की, क्लियर। उसके बाद अगर आप चाहे तो अगर जैसे लेट्स से आपने कोई न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, आप अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, जैसे कोई न्यूज़ है आप उसको प्रिंट करते हैं, तो वो भी जो है आपके किसके अंदर आएगा, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस पर सेंसरशिप नहीं होगा। जो भी आप अपने मान लो न्यूज़ के अंदर एडवर्टाइजमेंट डालना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्लियर, जैसे ब्रिटिश राज के अंदर होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका किसके तहत आएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो है काफ़ी जो ब्रॉड कर दिया है किसको, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला है, देखो सबसे पहले ये बोला कि अगर आप चाहे तो अपने खुद के जो व्यूज़ हैं, आप जो खुद के व्यूज़ हैं उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो साथ साथ आप दूसरों जो दूसरा व्यक्ति है उसके भी व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर। अगर वो नहीं बताना चाहता है तो आप चाहे तो उसके व्यूज़ भी आप बता सकते हैं। दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप चाहे तो जैसे जो प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है, अगर प्रेस को फ्रीडम नहीं होगी तो वो कहाँ से इंडिपेंडेंट जो है रिपोर्टिंग कर पाएगा, क्लियर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो भी आपका किसके तहत आएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। इन केस अब मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि अगर आपको नेशनल फ्लैग है जो ट्राई कलर तिरंगा, वो अगर आपको लहराना है यानी फ्लाई करना उसको, तो वो किसके तहत आएगा, किस आर्टिकल के तहत आएगा, कौन सा उसमें आएगा, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि मुझे अपना देश का झंडा फहराना है, क्लियर। अब इससे पहले 2002 से पहले, क्लियर, ये अधिकार नहीं था हमारे पास कि हम जो है झंडा अपने घर पे लहराए, क्लियर, या अपनी गाड़ी पे लगाए। ये जो है जो नवीन जिंदल MP थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर जो पहले स्टे लगा हुआ था, रॉक लगी हुई थी कि आप नहीं कर सकते ऐसा, तो यहाँ से बोला कि अब से सिटीजन जो है नेशनल फ्लैग अपने घर पे भी फहरा सकते हैं और अपने जो गाड़ियाँ हैं उस पर भी लगा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको नेशनल फ्लैग की जो गरिमा है उसको बनाए रखना है। यानी कि अगर शाम को आप उसको, ऐसा नहीं कि अपने घर पे फहरा रहे हो, रात को आपको क्या करना है, उसको डाउन कर देना है फ्लैग को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब बात आती है कि ये जो राइट है क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि इस पर कोई पाबंदी है। तो एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको इनिशियली एक लेक्चर में पहले ही बता दिया था कि जितने भी हमें जो राइट्स मिले हुए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि अमेरिका के केस है, अमेरिका का केस क्या है, वहाँ पे सारे राइट्स एब्सोल्यूट है, यानी कि लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने अधिकार खुद छोड़े, ठीक है। जैसे मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बताया था कि अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास है ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, वो यूज़ करती है, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यूज़ नहीं करती है, क्लियर, क्योंकि हमारे राइट्स कैसे क्वालिफाइड है, ना कि कैसे एब्सोल्यूट। तो जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है ये भी हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपको याद रखना है। कैसे है ये, ऑब्वियस इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे। एक चीज़ याद रखना, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली फंडामेंटल राइट में, रीजनेबल। ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिलता ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट होगी, ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी बात होगी तो उसमें ये वर्ड जो है रीजनेबल, ये जरूर मिलेगा। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये आपके हर राइट पे लगेंगे, क्योंकि हमारे राइट्स कैसे हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी किसी का भी मन करे वो
कभी भी छीन ले, नहीं। यानी कि अगर मान लो आपके राइट्स के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, जैसे प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी लगाते हैं, तो उसके तहत भी वो पहले क्या होगा, रीजनेबल होना चाहिए वो रिस्ट्रिक्शन, उससे पहले नहीं। जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी पी लेता हूँ। क्लियर? चलिए, तो यहां पे अब हम बात करते हैं किसकी, रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है इसके ऊपर। देखिए, इस पे रेस्ट्रिक्शन जो लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो ये बोला है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप किस किस पे जो है जुडिशरी जो है, नॉट जुडिशरी, लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट है, एक तो सॉवरेनिटी, क्या सॉवरेनिटी, जो आपका संप्रभुता जिसको बोलते हैं, क्लियर, सॉवरेनिटी, अगर उस पे रिलेटेड कुछ भी बात आती है तो जो आपका लेजिस्लेचर है वो इसको मद्देनजर रखते हुए इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। यानी कि वो ये बोल सकता है कि इस टाइम पीरियड तक ये है, अभी आपका सस्पेंड है, आप इसको यूज नहीं करते, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। मान लो किसी ने कुछ बोल दिया, क्लियर, अब वो भड़क, उससे क्या होगा, हमारी सॉवरेनिटी को खतरा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, क्लियर। अब से जो है कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, क्लियर। उसके बाद सॉवरेनिटी के बाद फ्रेंडली रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस विद किसके साथ, ऑब्वियस जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर अदर कंट्रीज, क्लियर, फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भाई इंडिया की सिक्योरिटी पे अगर कोई आंच आएगी तो क्या आपको लगता है फिर जो पार्लियामेंट है वो आपको स्पीच एंड फ्री एक्सप्रेशन का देगा। अब ये जो आर्टिकल है ना 19(1)(a), और इन केस अगर मैं बात करूँ तो पूरा जो आपका अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, ये कंप्लीट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्लियर। अभी आज के न्यूज़पेपर में भी था, जैसे जो लास्ट ईयर 2020 फरवरी में दिल्ली में जो दंगे हुए थे, क्लियर, उसमें जेएनयू के जो 3 स्टूडेंट्स थे, अभी उनको क्या हुआ, बेल मिली है। तो ये क्या है सारा, ये किस पे चलता है, यहाँ पे बातें चलती है किसकी, क्या हमने फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ किया था, लेकिन पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमारे पर चार्जेस किसके लगा दिए, UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें ये होता है कि आपको बेल नहीं मिल सकती अगर आप पे चार्जेस लगे टेररिज्म के, क्लियर। तो ये जो थोड़े से हमें क्या है, करंट अफेयर करेंगे उसमें और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है, क्लियर। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं पॉलिटी का, तो करंट अफेयर में हम क्या है, बेसिक और साथ में जो उस टाइम करंट में न्यूज़ होगी उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो गया है, सॉवरेनिटी हो गया, उसके बाद रिलेशंस विद द अदर फॉरेन स्टेट्स, उसके बाद एक आता है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, और एक आता है मोरालिटी यानी कि नैतिकता। सोसाइटी के अंदर मतलब ऐसा लगे कि मोरालिटी के ऊपर कोई बात आ रही है, या डिसेंसी, DECNCY, डिसेंसी, क्लियर। तो अगर इन चीज़ों पे अगर मान लो लग रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सॉवरेनिटी के ऊपर, फ्रेंडली रिलेशंस अदर नेशंस के साथ, मान लो किसी ने हमारे चलो रिलेशन जैसे मान लो रशिया के साथ अच्छे हैं, या मान लो लेट्स से फ्रांस के साथ अच्छे हैं, बट कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे आकर के ग्रुप बना करके फ्रांस के साथ जो हमारे रिलेशन अच्छे हैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ करे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे टाइम पे, उस व्यक्ति को ये जो है उसके राइट के ऊपर जो है, जो लोकल अथॉरिटी होती है जैसे मजिस्ट्रेट हो गए, वो जो है आपकी पाबंदी लगा सकता है, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट राइट जो है, राइट टू असेंबली। ये मैं इरेज कर देता हूँ इधर का एक बार। देखिए, राइट टू असेंबली ये क्या होता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे कि जो ये आपको इसका सीक्वेंस है ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, क्लियर। सीक्वेंस कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे पहला आपका क्या कह रहा है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद असेंबली, देन एसोसिएशन। आपको ये एज इट इज क्रोनोलॉजिकली याद होना चाहिए कि पहले ABCD, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बताए थे, उसमें कितने ड्यूटीज थी, 11 ड्यूटीज। तो आपको ABCDE के तक सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज पे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ चुका है।
इस पे भी क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ये जो है क्रोनोलॉजी याद रखें। अब मैं इसको क्रोनोलॉजी में आपको याद करवा देता हूँ कैसे। देखो सपोज कीजिए आप मतलब आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आपने सबसे पहले फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आपने भाषण दिया। ठीक है, किसको यूज किया, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन को, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज करके आपने किसी को भाषण दिया, और वो भाषण इतना अच्छा लगा कि लोग इकट्ठे होने लगे। ठीक है, हिंदी में अगर गलती हो तो कोई बात नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बताना क्या चाहता हूं, भाषण दिया आपने इतना अच्छा कि लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि असेंबल होने लग गए। ठीक है, उसके बाद अब एक एक करके पूरा जो कहते हैं ना समूह बन गया वो, तो यहां पे इसको मैं क्या बोलूंगा, एसोसिएशन हो गया। आपने भाषण दिया, पहले कोई नहीं आया, फिर एक दो लोग इकट्ठे हुए यानी असेंबली बन गई। असेंबली से बाद क्या हुआ, बड़ा ग्रुप बन गया यानी समूह बन गया, यानी एसोसिएशन हो गया लोगों का इकट्ठा। उसके बाद में अब क्या हो रहा है, जहां पे भी आप जा रहे हैं ये जो समूह है वो आपके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, जैसे जहां भी आप जा रहे हैं, ठीक है, जहां भी आप जा रहे हैं समूह आपके साथ ही जा रहा है। इट मीन्स मैं इंग्लिश में कह सकता हूं ना कि मूवमेंट, क्लियर, जहां मैं जा रहा हूं वहां पे उनका भी मूवमेंट मेरे साथ साथ चलता चल रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है ना, राइट टू फ्रीली मूव। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब जहां पे मैं ठहर गया वहीं पे जो है वो समूह भी ठहर गया, यानी कि रिसाइड, रुक गया। अब जहां पे मैं ठहरा उसके बाद मेरा जो मन किया कि मैं अब मान लो मेरे को वकालत पसंद है, ठीक है, मैंने वकालत शुरू कर दी, तो ग्रुप के ये जो समूह था उसमें से भी मोस्टली लोगों ने क्या स्टार्ट कर दी, वही वकालत शुरू कर दी। तो इसको मैं कह सकता हूं प्रोफेशन। अब देखो, आपको ये मेरा तरीका है, आप चाहे कैसे भी अपना जो दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कैसे याद रखा इसको, देखो मैंने भाषण दिया यानी फ्री स्पीच थी मुझे। ठीक है, मैंने भाषण दिया, फ्री स्पीच थी। उसके बाद लोगों को वो अच्छा लगा, पहले कुछ कोई लोग नहीं आए, लेकिन फिर धीरे धीरे इकट्ठे हुए लोग यानी असेंबली बन गई। क्लियर, वो असेंबली इतनी बड़ी होगी कि लोगों का जमावड़ा लग गया, समूह बन गया, तो एसोसिएशन हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से याद रखिए, पहला क्या था, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्री स्पीच होगी तो मेरे को याद रहेगा कि मैंने भाषण दिया, फिर लोग इकट्ठे हुए, असेंबली बन गई, तो दूसरा मेरा यही तो है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फिर समूह यानी एसोसिएशन बना, तो ये मेरा यही तो है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ठीक है, फोर्थ क्या है, जहां पे भी मैं गया वो मेरे साथ साथ चलते गए, यानी कि मैं कह सकता हूँ मूवमेंट, जहां जहां मैं मूवमेंट कर रहा था वो मेरे साथ मूवमेंट करने लग गए। तो यहाँ पे क्या है, राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर, उसके बाद जहां मैं रुका, क्लियर, जहां अगर मान लो पेड़ के नीचे रुका तो वो भी सारे पेड़ के नीचे रुके, तो यहाँ इस मीन्स मैं कह सकता हूँ जहां जहां मैं रुका, रिसाइड किया, यानी राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो लोग भी वहीं रुक गए। उसके बाद मैंने वहीं पे ही, मान लो अगर मैं देहरादून में रुका तो वो भी देहरादून में रुक गए, वो पूरा समूह। तो अब मैंने वहाँ पे क्या स्टार्ट किया, प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया कोई भी, जैसे मैंने लॉयर बन गया, वकालत स्टार्ट कर दी, उन लोगों में से भी मोस्टली लोगों ने क्या करा, वकालत स्टार्ट कर दी। ठीक है, यानी कि प्रोफेशन। तो लास्ट वाला आपका यही है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी बिजनेस। क्लियर, तो ये जो है आपको सीक्वेंस याद रखना है, कैसे, बस माइंड में आपको बस पिक्चर बनानी है। मैंने भाषण दिया क्योंकि मेरे पास एक्सप्रेशन है फ्री स्पीच का, उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए, असेंबली बन गई, असेंबली बन गई तो एसोसिएशन बन गया काफ़ी बड़ा। अब जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अब जहाँ मैं रुका वो भी वहीं रुक रहे हैं, यानी कि रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे मैं रुका वहाँ पे मैंने अपने कोई प्रोफेशन स्टार्ट किया और उन्होंने भी वही प्रोफेशन स्टार्ट किया था जो मैंने स्टार्ट किया था। क्लियर, ये जो है एक छोटी सी स्टोरी है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको ऐसे ही याद रखना है, बट मैंने जैसे इसको याद रखा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन आप चाहे, अगर आपका कोई पहले से कोई तरीका है याद करने का तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। मैंने क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में ना क्रोनोलॉजिकली पूछा जाएगा आपसे ये कि फर्स्ट सेकंड अरेंज करके बताइए कि कौन सा है ये। याद रखना, एफ नहीं है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एफ भी आ सकता है लेकिन आपको याद रखना चाहिए एफ नहीं है। इसलिए मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो
कॉपी है वो आपको शो की थी सबसे पहले। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया क्योंकि मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लेके चल के पढ़ाऊंगा। क्लियर? ताकि जब एग्जाम में आपको जब वो पेपर सामने आता है ना, पढ़ा हुआ सब कुछ होता है लेकिन हमने तरीके से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने स्टार्टिंग में जब कभी स्टडी की होगी तो मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा, नहीं, मैंने भी वही तरीका अपनाया जो आप अपनाते हो। ठीक है? स्टार्टिंग में बस बुक्स को फटाफट खत्म करने की सोचते हैं, लेकिन देखिए आप पढ़े 2 पेज लेकिन क्वालिटी से पढ़े। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं किस पे, बी पे, 19(1) बी। वो क्या है? राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू असेंबल। अब यहां पे क्या बोला गया देखिए इसमें कि हर नागरिक को एक चीज याद रखना है, आर्टिकल 19 ये सिर्फ और सिर्फ ओनली सिटीजन्स को लिए है। क्लियर? क्योंकि आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन के जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें क्या लिखा था, एवरी सिटीजन, वहां पे कोई भी ये नहीं लिखा था कि पर्सन लिखा था तो मैं कह देता कि इसमें फॉरेनर भी आ जाएंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली सिटीजन्स। तो ये आपको ये याद रखना है। अब तक हमने जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं 14 से लेकर के और ये भी 19 है, तो आप मुझे ये बताइए, मैं चलो यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है 14, 15, 16, 17, 18, 19, चलो अभी 19 हम कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो हमने डिस्कस किया 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल डिस्कस कर लिया हमने, तो आप मुझे ये बताइए इनमें से कौन कौन से जो ओनली सिटीजन के पास है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था राइट टू इक्वालिटी, ये फॉरेनर्स के पास भी, तो ये तो हो नहीं सकता। 15 मैंने बताया था, 16 मैंने बताया था। क्लियर? 17 जो है अगेन ये भी इंडिया के जो ओनली सिटीजन उन्हीं के साथ है। ठीक है? आप अनटचेबिलिटी ऐसे तो है नहीं, आप फॉरेनर्स के साथ करोगे। क्लियर? 15, 16 और 19, हालांकि देखा जाए तो ये जो है 18 ये फॉरेनर के ऊपर भी लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आकर के और इंडियन गवर्नमेंट के नीचे जॉब करता है तो वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट पे टाइटल अपनाएगा नहीं। ठीक है? और जो 17 है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये फॉरेनर्स के साथ भी लगता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि मान लो कोई फॉरेनर अगर उसका कलर ब्लैक है तो आप उसको कुछ अलग नाम से ना, मतलब ईव टीजिंग जिसको बोलते हैं ना, आप वो नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो 17 नहीं है और 18 नहीं है, 15, 16 और 19 ये 3 अब तक क्या है, ओनली सिटीजन के पास है। अभी ये आपको जो कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें आपको मिल सकता है कि कौन कौन से जो राइट्स है ओनली सिटीजन के और कौन से जो फॉरेनर्स के हैं। तो आपको याद रखना 15, 16 और 19 अभी हम जो डिस्कस करेंगे ये भी किसको है, ओनली सिटीजन। तो यहाँ पे ये बोला गया है राइट टू असेंबली के अंदर कि हर नागरिक को ये अधिकार है, वो चाहे तो वो असेंबली हो सकता है, बट याद रखे पीसफुली असेंबल होना है। ऐसा नहीं आप जो क्रांतिकारी उसको लेके सोच को और फिर इकट्ठे हुए हो कि चलो भाई हम तो विद्रोह करेंगे क्योंकि हमें अधिकार मिला है संविधान के से, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगर आप क्रांतिकारी हैं तो आप अपने घर पे रहिए। क्लियर? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो वो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है? एग्जीक्यूटिव जो है वो पाबंदियां लगा सकता है, ये याद रखना है आपको। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है आप चाहे पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं असेंबली करके पीसफुली, आप जुलूस निकाल सकते हैं सड़कों पे, होता है ना जैसे वो बैनर पट्टियाँ लेके घूमते हैं पेट्रोल का दाम कम करें, है ना, ऐसे वो जुलूस जो निकालते हैं। ठीक है? डेमोन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, आप वो कर सकते हैं। प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं इकट्ठे हो गए, वो अलाउड है। बट यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, अगर ये जो राइट दिया हुआ है आपको, राइट टू असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इसके तहत आप ऐसा नहीं है कि आप इन्वॉक करें किसको, जो दंगे भड़काने वाली फीलिंग है उसको, आप ये नहीं कर सकते इसके तहत, राइट टू असेंबल के तहत। तो राइट टू असेंबल में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप जो है यूनियन बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू स्ट्राइक भी बोले कि हमारे को क्या है, हम असेंबल, आपने बोला कि राइट टू असेंबल है, इकट्ठे हो सकते हैं हम। ठीक है? वर्कर्स फैक्ट्री के सारे बाहर आके इकट्ठे हुए, बोला कि हम नहीं काम करेंगे, क्यों? आपने तो बोला असेंबल हो सकते हो पीसफुली, यानी कि हम तो क्या है असेंबल होके इकट्ठे हो गए भाई, सारे वर्कर फैक्ट्री से बाहर आ गए। ठीक है? और फैक्ट्री के वर्कर बाहर आ गए बैठ गए, क्योंकि किसी ने उनको ये बोल दिया भाई तुम्हारे पास ये राइट टू असेंबल है, तो बोलेगा अच्छा असेंबल का राइट है तो हम क्या करते हैं, चलो भाई हड़ताल करते हैं, हड़ताल, हम नहीं काम करेंगे, यानी कि राइट टू स्ट्राइक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस राइट के अधिकार के तहत आपको ये वाला राइट नहीं है, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक, यानी कि आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिलता इस अधिकार से, जो 19(1) है। असेंबल पीसफुली हो सकते हो और वो भी बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के। ठीक है? ऐसा नहीं
यहाँ पे आपने चक्कू लगा रखा है, एक ने भाई साहब ने यहाँ रिवॉल्वर लगा रखे, वो नहीं, पीसफुली, क्लियर, पीसफुली, ये याद रखना। क्या है कि ये जब पढ़ाते हैं ना एग्जाम्पल इतने अच्छे अच्छे माइंड में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा वही है, हमें कंट्रोल रखना पड़ता है बोलने में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम तो क्या है, सब जो टीचर होता है वो बोलता है किस लिए, ताकि बच्चों को समझ में आए अच्छे से। लेकिन अभी होता क्या है कि ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड ऐसे चल रहा है, वीडियो को ऊपर से मतलब किसी की भी वीडियो को उठा करके कुछ का कुछ कर देते हैं ना, हंसी मजाक बनाने के लिए। तो इसलिए जो है एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मेरे माइंड में, लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ अपने को, और फिर मेरे को फिर हंसी आ जाती है, और को तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो राइट टू असेंबल में आपको पता चल गया, आपको पीसफुली असेंबल होने का अधिकार है, बट बिना हथियारों के। दूसरा, आप जहाँ पे असेंबल होंगे, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर जब भी आप असेंबली करोगे वो जो है आप पब्लिक लैंड पे करेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई असेंबली करेंगे वो आप कहाँ करेंगे, पब्लिक लैंड पे, याद रखना। यानी ऐसा नहीं है अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत की ज़मीन पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी किसान के ज़मीन पे खेत पे गए और आप बोले कि हम तो यहाँ असेंबली करेंगे, क्लियर, वहाँ पे प्राइवेट लैंड पे अलाउड नहीं है, आप पब्लिक लैंड पे कीजिए। इसी से रिलेटेड पिछले साल अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जो शाहीन बाग का केस था, ठीक है, जो CAA के अगेंस्ट में जो हमारे मुस्लिम बहनें वहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी सड़क के ऊपर बैठ के, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दी कि देखिए बेशक से आप डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास ये अधिकार है कि आप विद्रोह कर, मैं अगेन गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, विद्रोह नहीं, आपके पास ये अधिकार है कि आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ आप जुलूस निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि आपको पब्लिक लैंड पे करना है, या जो गवर्नमेंट आपको लैंड अलॉट करे आप उस पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्लियर, आप सड़क पे बैठे हो तो जिससे हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई होंगी, ठीक है, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन रही होंगी जिनको इमरजेंसी के टाइम पे वो लंबा रूट लेके जाना पड़ा हो, क्लियर, तो इससे क्या हुआ कि उनको जो है पब्लिक ऑर्डर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सिचुएशंस इंपैक्ट पड़ते हैं। तो आप जो है इसलिए ये बोला गया पब्लिक लैंड पे ही जो है असेंबली करेंगे, ये आपको याद रखना है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो IPC की धारा 144 है, IPC सेक्शन 144, IPC की धारा 144, क्लियर, IPC नहीं है, CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC की धारा 144। इसमें क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट का, जैसे DM है, DC है या SDM है, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो लिमिट लगा सकते हैं लोगों के असेंबल होने पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये अथॉरिटी है, वो ये कह सकते हैं कि 4 बंदों से ज़्यादा कोई भी इकट्ठे नहीं मिलेंगे, या 2 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, मुकदमा चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट फाइन लगेगा और चलो जी जाओ, नहीं, प्रॉपर होगा, आपके साथ सारा मुकदमा चलेगा, जेल भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, देखिए होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। अब कल को मान लो आपसे कोई गलती होगी और आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो और आप बोलो कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा कोई कानून भी है, तो वहाँ पे है ना ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका कोर्ट के अंदर कि आप ये बोलो कि मुझे तो कानून का जो है वो नॉलेज ही नहीं थी। हमारी कोर्ट्स का ये मानना है हर नागरिक को कानून का पता होना चाहिए, क्लियर। अब वो बशर्ते अलग है कि हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं कानून से रिलेटेड, क्लियर, सिर्फ रटवा दिया जाता है। अब आप खुद बताइए, कभी स्कूल टाइम में इतने डिटेल में कोई पढ़ाता है फंडामेंटल राइट्स को? भाई 10th में तो हम भी पढ़ के आए, ठीक है, लेकिन जस्ट रटवा देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, बस दैट्स इट। आपको नंबर चाहिए, नंबर मिल जाएंगे इतने से, बस खत्म कहानी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राइट टू फ्रीडम जो है आपके पास, उसके तहत 19 आर्टिकल के अंदर आपको टोटल, पहले इनिशियली कितने थे 7, लेकिन 44वें संशोधन से क्या हुआ, जो F पार्ट था, ठीक है, 19(1) F जो था वो आपका डिलीट कर दिया गया। अब जो है आपके पास 6 रह गया है। A हमने डिस्कस कर लिया, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। B अभी हम कर रहे हैं राइट टू असेंबल। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया, मजिस्ट्रेट जो है आपको सेक्शन 144 के तहत, धारा 144 के तहत आपके पास पाबंदियां लगा सकता है कि आप इससे ज़्यादा लोग जो एक असेंबल नहीं होंगे, क्लियर। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको इसमें बताया था फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे ये एब्सोल्यूट नहीं था तो ये भी जो है आपके पास एब्सोल्यूट नहीं है, क्लियर।
इस पे भी जो है आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, वो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो अभी हम एक बार डिस्कस करते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी लग सकती हैं और किस ग्राउंड पे लगेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कह सकते हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ओके, ये हो गया। उसके बाद ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक ऑफ एरिया, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप क्या है इस ऐसी सिचुएशन में जो है इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है ये आप लगा सकते हो, और इसके तहत जो है आप ये बोल सकते हो देखो जी आपके पास ये अधिकार तो है, लेकिन इन चीज़ों से आपके पास जो अधिकार मिला है और जो आप कर रहे हो उससे ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। जैसे पब्लिक ऑर्डर, क्लियर, जैसे शाहीन बाग के केस में बताया था सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। भाई जो व्यक्ति जैसे पुलिस वाले वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर लगे हुए, बाकी काम ही नहीं कर पा रहे, तो सिक्योरिटी इंपैक्ट कर रही है। दूसरा ट्रैफिक ऑफ द एरिया, शाहीन बाग के केस में देख लीजिए कितना डाइवर्ट करके जाना पड़ रहा था, तो ट्रैफिक भी काफ़ी बिजी हो रहा था, क्लियर। और जैसे भाईचारा हो गया, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो भी इंपैक्ट होती है इससे। तो ये कुछ कंडीशंस है, ये आपको क्या याद रखनी है किस किस कंडीशंस में जो है आप इसको हटा सकते हैं और किस किस कंडीशन जो है नहीं हटा सकते। अब लास्ट नॉट लास्ट थर्ड आता है हमारा राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्लियर। अब देखिए हमारे संविधान में जो ये वाला पार्ट है सोसाइटी के वाला, ये पहले नहीं था, ये आया है 2011 में 97th अमेंडमेंट करके, क्लियर। पहले नहीं था ये, पहले सिर्फ ये था राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 2011 में ऐड हुआ है 97th, यानी कि 97वां जो आपका संशोधन था उसके तहत। इसमें अभी ये बोला गया है आप जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस है, ठीक है, एसोसिएशन यानी कि झुंड, बहुत बड़ा ग्रुप, इसमें बोला गया आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए इसमें बोला गया आप चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपको अधिकार मिला हुआ किसके तहत, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। असेंबली में नहीं है, ये मिला हुआ इसमें एसोसिएशन में। आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और एक कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसके बाद आप चाहे तो जैसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप फर्म, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप फर्म, आप वो बना सकते हैं, कोई नहीं मना करेगा आपको। दूसरा आप चाहे तो जो सोसाइटी लेवल पे क्लब्स होते हैं, सुना है ना आपने, सोसाइटी लेवल पे बड़े बड़े शहरों में क्लब्स भी होते हैं, आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जैसे एनजीओ हो गया, आप वो बना सकते हैं। आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, वर्कर्स की यूनियन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें अब ये है कि आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप एसोसिएशन कर रहे हैं, क्लियर, ऐसा नहीं है कि वो एसोसिएशन जो आप कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि इस आर्टिकल के तहत आपको सिर्फ ये अधिकार दिया कि आप ये कोई करना ही करना है। मान लीजिए इनमें से आपको पॉलिटिकल पार्टी है, आपका कोई साथी भाई एसोसिएशन दूसरे के साथ जुड़ के पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, लेकिन वो आपको कह रहा है कि चल आजा हम भी इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये राइट है इसके तहत ये भी बोला गया है कि ये तो पॉजिटिव राइट्स है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये नेगेटिव राइट भी ये है कि अगर आप चाहे तो इनमें से अगर किसी में आपका मन नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं तो वो आप नहीं भी कर सकते। जैसे आप मान लीजिए आपका फ्रेंड है पॉलिटिकल पार्टी में, वो एसोसिएशन के अंदर कर जाके और वो कहता है मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता हूँ और तू भी आ जा, तो आप उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो राइट है इसके तहत ये नहीं कि आपको कंपलसरी कि ज्वाइन करना ही करना है, आपके पास नेगेटिव राइट भी है इसके अंदर, आपको नहीं करना तो मत कीजिए। दूसरा जैसे पार्टनरशिप फर्म है, आपका एक दोस्त कह रहा है कि यार चल मैंने ना एक मेरा दोस्त है स्कूल का, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप किया है तो तू भी आ जा, हम तीनों अच्छे से मिलकर बिजनेस करेंगे। अब आप चाहें तो इसके मना भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही कोई एनजीओ जरूरी थोड़ी आप उस एनजीओ में मेंबर बने, ये सारा क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। तो ये है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब देखिए उसके अंदर अगेन मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या एब्सोल्यूट था, ये एब्सोल्यूट था, नो, तो ये एब्सोल्यूट हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं है। इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो देखते हैं अभी कौन कौन से हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं,
जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, आपको अगेन वही सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना है। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आपको इन पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। जो आपको एसोसिएशन बनाने की जो अथॉरिटी मिली हुई है उन पे क्या लग जाएगी, पाबंदी लग जाएगी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर, चलिए ये हाँ ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, राइट टू फ्रीली मूव, यानी कि राइट टू मूव, सिंपल में बोलो तो आपको घूमने की आज़ादी है। देश की किसी भी कोने के अंदर आप घूम सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा ला भाई पासपोर्ट दिखा, ला भाई वीज़ा दिखा, ऐसा तो नहीं है। इंडिया के अंदर अब मैं बेंगलोर जाना चाहता हूँ, क्लियर, तो मैं जा सकता हूँ बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, कैसे भी जाऊँ, लेकिन कोई मेरे से डॉक्यूमेंट नहीं पूछेगा, ला भाई आधार कार्ड दिखा, किस स्टेट से आया, कोई पूछता है नहीं। तो क्योंकि हमारे को ये अधिकार मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि मेरे को फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट ये अधिकार टेरिटरी ऑफ जो इंडिया है उसके अंदर मिला है, आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं। ऐसा नहीं मेरा मन करे कि चलो यार पाकिस्तान में घूम के आते हैं, चलो यार बांग्लादेश में घूम के आते हैं, कभी हमारे तो हिस्सा था, चलो यार आज मन करता है घूम के आते हैं। होते हैं ना कई, जैसे 20-21 की जब एज होती है ना, कॉलेज स्टूडेंट जब बच्चे निकलते हैं बाहर, तो वो मनाली हो गए है ना, उसके बाद ये उन पे वो बाइक्स के ऊपर राइडिंग करते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा ऐसा मन हो कि भी चलो यार काफ़ी दिन हो गए, चलो इस साइड बाइक लेके ना राइडिंग करते हैं, पाकिस्तान की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ये अधिकार मिला है, बाहर नहीं मिला है, ये याद रखना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसके तहत क्या बोला गया, देखिए हर सिटीजन को, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, नेता हो या फिर नेता का कोई खास पट्टा हो, ठीक है, मतलब खास पट्टा मतलब कि जो उसका राइट हैंड जिसको बोलते हैं हम, कोई भी हो, उसको सबको अधिकार है, वो चाहे तो कहीं पे भी जाकर के इंडिया में घूम सकता है। अगर वो तमिलनाडु में जाता है तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में जाना जाता है जम्मू कश्मीर में, कहीं पे भी थ्रू आउट द टेरिटरी। दूसरा, वो अगर चाहे यहाँ पे जो ये फ्रीली टू मूव है, इसमें अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पर भी आपको एक चीज़ का याद रखना है, आज़ादी तो है, आप घूम सकते हो, ठीक है, किसी भी पार्ट में, बट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप जैसे जाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। एक लेक्चर में मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, मैंने ILP बताया था, याद आ रहा है, इनर लाइन परमिट नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इनर लाइन परमिट, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, जैसे लेट्स से एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और आपका मिजोरम, नागालैंड, इनमें क्या है ILP का सिस्टम है। मेघालय ने अभी बोला था कि हमारे राज्य के अंदर भी ये लेके आओ, तो जिस स्टेट में ILP का सिस्टम है आपको वहाँ पे क्या परमिट लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं अभी आप ये कहो मेरे को तो फ्रीली मूव करने का अधिकार है तो मैं क्यों लूँ परमिट, नो, जहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है आपको वो फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि भाई मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो सबसे ऊंचा है, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन है भाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये क्या है कि वहाँ पे ना ट्राइबल कल्चर है, अगर मान ली किसी स्टेट में ट्राइब्स रहती है तो वहाँ पे भी आपकी रेस्ट्रिक्शंस जो है, फ्रीडम जो है राइट टू मूव घूमने की, वो आपकी रेस्ट्रिक्ट करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए इनका एक अपना यूनिक कल्चर होता है, जो ट्राइब्स होते हैं ना उनका एक अपना यूनिक कल्चर होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो ILP कल्चर है वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए राइट टू मूव है, आप घूम सकते हो, तो हो सकता है कल को आप वहाँ की किसी महिला से आप शादी कर लें, ठीक है, और फिर वहीं पे बस जाएं, तो होगा क्या, आपका वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, आप अपने कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका कल्चर, क्योंकि एक तो इनकी पॉपुलेशन कम होती है, तो धीरे धीरे इनका कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा और एक टाइम पे क्या होगा, इनका कल्चर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारे संविधान ने क्या बोला है, हम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी खास ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ना जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर रहे थे कि भाई हम ये इंश्योर करेंगे हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो लैंग्वेज वाली हो चाहे धर्म के नाम पे हो, उनको भी काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो यही जो है राइट टू फ्री मूव के तहत आपको क्या है, ये इस पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप जो ट्राइबल एरिया में जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दूसरा, जिन स्टेट्स के अंदर इनर लाइन परमिट है आप वहाँ पे भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक बार मैं दोबारा पानी पी लेता हूँ, काफ़ी इस टाइम हीट हो रखी है।
चलिए मॉनसून तो वैसे आने वाला है, लेकिन अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या नॉर्थ इंडिया में थोड़ा डिले हो रखा है ये, बट आ जाएगा वो भी, ठीक है ना। क्या तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, जिस चीज़ को जैसे होना है वो हो सकता है, वैसे ही होगा। अब हाँ, एक चीज़ और है इसमें, जो ये वाला जो राइट टू फ्री मूव में, इसमें आपको याद रखना है जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स, या फिर मान लो जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार ये बोला था, मान लो किसी को एड्स है, किसी व्यक्ति को HIV एड्स है, बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, वो फ्रीली मूव ना करे, क्योंकि देखिए ये जो बीमारी कैसी है, कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है, ऐसा नहीं बिना टच के जैसे वायरस होता है, लेकिन ये क्या है, जैसे मान लो कोई फिजिकल रिलेशनशिप है उसके थ्रू जा सकता है, तो इसलिए क्या है, इस व्यक्ति को जो है फ्रीली रेस्ट्रिक्शंस नहीं दे सकती, मतलब जो मूवमेंट है फ्रीली घूमने की आज़ादी वो नहीं दे सकते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स है, जैसे मान लो जैसे सेक्स वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी को सेल आउट करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी जो है ना रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है कि आप जो है, मान लीजिए इनको ये बोला जाएगा आपको ये एरिया दिया जा रहा है और इससे बाहर नहीं जाएंगे, आप यहीं पे रहेंगे, क्लियर। इन केस मान लो इससे क्या होता है, देखिए अब जो ये होते क्या है, ये सेक्स वर्कर्स होते हैं, अब इनके पास क्या होता है, कोई और चारा नहीं होता है, नौकरी पैसा और कुछ करते नहीं है, तो इसी से पैसा वो कमाते हैं, यही उनका बिजनेस होता है। तो अब यहाँ से मान लो ये इस एरिया को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो मान लो इनको कोई ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो तो वो दूसरे को भी लगी जाएगी, तो इससे क्या होता है, ये जो अभी जैसे एक तो ये सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो ऐसे मान लो कोई ऐसा वायरस इनके अंदर आ जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो वायरस जो है नॉर्मल इंसानों में भी आ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को जो प्रोस्टिट्यूट्स है वो हम उसके लेके रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर किसी को HIV है तो उसको भी जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है फ्री मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू रिसाइड, ये है आर्टिकल 19(1) और E, ठीक है, यानी कि ये 5th वो है आपका राइट टू रिसाइड। अब अगेन देखिए इसमें ना आपको थोड़ी सी ओवरलैपिंग दिखी, किसके अंदर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले राइट टू फ्री मूवमेंट और एक राइट टू रिसाइड, अब इसमें ओवरलैपिंग कैसे दिखेगी, देखिए अगेन मैं यही बोलूँगा, हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो चाहे किसी भी पार्ट के अंदर, चाहे तो वो टेम्परेरी बेसिस पे भी रह सकता है, ठीक है। जब मान लो अगर मान लो हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 10th या 12th पास करके वो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इन जैसे बड़े बड़े शहरों में आते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ये जॉब करते हैं। अब जॉब करते हैं तो ये क्या, ऐसा तो नहीं कि ये वहाँ पे रहते नहीं, रहते तो हैं, रिसाइड तो करते हैं भाई, रुकते तो है ना, चाहे 1 साल रुको, 2 साल, 5 साल, जितने दिन वो जॉब करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो टेम्परेरी ये रुका रिसाइड है वहाँ पे, टेम्परेरी रेजिडेंस उनका वहाँ पे, परमानेंट कहाँ है, जो उनका होम टाउन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों अधिकार दिए हैं, आप चाहे तो टेम्परेरी कहीं पे रहना चाहें तो रह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो परमानेंट कहीं रहना चाहते हैं, परमानेंट भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या है, अगर परमानेंट रहेंगे तो आपको वहाँ का क्या लेना पड़ेगा, डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप चाहें किसी भी टेरिटरी के अंदर जा करके कुछ दिनों के लिए रुक भी सकते हैं, लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा, इसमें फिर क्या है, आपके ये जो अधिकार है राइट टू रिसाइड और सेटल, इसमें क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, मान लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो ILP सिस्टम जिसमें लगा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे फ्रीली मतलब आप तो वहाँ रिसाइड कर ही नहीं सकते, ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6th और 5th शेड्यूल जो बना रखा है हमने, उसके अंदर तो आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते, आप मतलब वहाँ पे अपना मकान नहीं बना सकते हैं, क्लियर, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल जो लोग हैं वो रहते हैं और वही रहेंगे, आप और हम नहीं जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे भी जाकर के अपना घर बनाने का जो अधिकार मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये हो गया ना, राइट टू रिसाइड, हाँ ठीक है। उसके बाद आता है G 19 G, F तो आपको पता है 44th अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है, एक एक अमेंडमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। ये 1978, इसके में ये इसको उड़ा दिया ऐसे नहीं कि गोली से उड़ा दिया मतलब कि इसको डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया, ओके। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि जो ये प्रोफेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन,
इसमें ये बोला गया कि अगर मान लीजिए मुझे डॉक्टरी पसंद है तो मैं डॉक्टरी कर सकता हूँ, मुझे जो लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए कि भाई मुझे ना डॉक्टरी करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन मांगो कि माई बाप मुझे ना डॉक्टर बनना है, बन जाऊँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको लॉयर बनना है, आपको लॉयर का प्रोफेशन अच्छा लगता है, आप लॉयर बन जाइए। आपको डॉक्टर अच्छा है, इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, या कंसल्टेंसी का आपको सिस्टम अच्छा लगता है, तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 2 लिमिटेशंस ये दी गई इसके ऊपर। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट ये बोले कि कोई टेक्निकल बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उस पर ऐसा नहीं कि आप बोलो कि भाई ये तो मेरा आपने फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन था, ठीक है, फ्री प्रोफेशन, आपने तो उस पर चोट लगा दी, अब आप तो ये करिए ये हम तो इसको लेंगे। भाई इसमें ये बोला है कि गवर्नमेंट जो है ना टेक्निकल जो नॉर्म्स होते हैं उस पर लगा सकती है, टेक्निकल नॉर्म्स। क्लियर? जैसे मान लो मुझे डैम बनवाना है, अब डैम बनवाने के लिए मैं लॉयर को थोड़ी बोलूंगा कि भाई आ जाओ आप ये ना डैम बनाना है, उसके लिए कुछ टेक्निकल टीम होगी, इंजीनियर्स होंगे, मैं उन्हीं को तो बोलूंगा। तो ऐसा नहीं कि हर किसी को जो है आप ये बोलो कि भाई गवर्नमेंट जो इसमें ना ये नहीं डिसाइड करेगी भाई इसको हम इनको हायर करेंगे। क्लियर? गवर्नमेंट को ये आज़ादी दी हुई है कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करवाना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्निकल जो नॉर्म्स है उसको चेक कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसको उस पर्सन को हायर कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, गवर्नमेंट चाहे तो बिजनेस और ट्रेड खुद कर सकती है, यानी कि एक तरीके से उसमें मोनोपोली रख सकती है, जरूरी नहीं है कि उसमें नागरिकों को हिस्सेदारी दे। मान लो जैसे दूसरे देश के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उसमें गवर्नमेंट बोले कि नहीं नहीं ये तो हमारे नागरिक खुद कर ले, नो, उसमें गवर्नमेंट जो है अपना खुद चाहे तो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को, सिटीजन को अलाउड ही ना करे। तो इसमें ये भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, किसके तहत? राइट टू फ्री प्रोफेशन के तहत, जो ये है ना राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी बिजनेस। जब आप ये बोलते हैं ना कैरी आउट एनी बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, तो आप ये नहीं बोलोगे भाई ये तो बिजनेस करने का अधिकार तो हमारा है, गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट को भी अधिकार है कि दूसरे देशों के साथ वो बिजनेस करे और उसमें वो अपनी मोनोपोली रख सकती है। तब आप ये नहीं बोलोगे इसमें मेरा अधिकार जो है वो इसमें उसके साथ क्या हुआ, वायलेशन हुआ है। क्लियर? तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। दूसरा, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो राइट टू ये है प्रोफेशन और कोई भी बिजनेस ट्रेड जो आप कर सकते हो, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आपको फ्री जो ब्लैंकेट, ये ऐसा नहीं कि आपको मिल गया खाली ब्लैंकेट कि हाँ मैं चाहे तो जो इमोरल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, मैं वो भी स्टार्ट कर दूं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई ऐसा ट्रेड जो कि इमोरल है सोसाइटी के लेवल पे, ठीक है, अनैतिक है, आप वो नहीं कर सकते हो। कैसे? लेट्स से आप ये बोलो कि भाई आपने बोला है आर्टिकल 19(1)(g) के तहत कि भाई मुझे पूरा अधिकार है मैं कोई भी प्रोफेशन करूं, ठीक है, आपको अधिकार है, कोई भी बिजनेस करूं, आपने बोला हाँ मैं कहूँगा ठीक है। उसके बाद कोई भी ट्रेड करूं, आपने बोला ठीक है, ठीक है, तो मैं तो क्या करूँगा, महिलाओं को उठाऊंगा, उनके बच्चों को उठाऊंगा और बेच दूंगा बाहर इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या ये आप कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर ये तो अनैतिक है, इमोरल है सोसाइटी के लेवल पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो भी ऐसा होगा इमोरल एक्ट, ऐसा प्रोफेशन जो कि इमोरल होगा, आप वो नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखना है। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस क्या थी कि कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जैसे मान लो डैम बनाना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर पर्सन को ही वो जो हायर करेगी, ऐसे नहीं कि लॉयर को बोलेगी आ जाओ आप बनाओ डैम, ठीक है। दूसरा, बिजनेस और ट्रेड जो है उसमें गवर्नमेंट चाहे तो अपनी खुद की मोनोपोली रख सकती है, किसी सिटीजन को जरूरी नहीं कि वो बोलेगा आप जो खुद बिजनेस करिए, ठीक है। तो उसमें बिजनेस पार्टिसिपेशन में लोगों को गवर्नमेंट चाहे तो ले भी सकती है और चाहे ना चाहे तो ना भी ले, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि इमोरल जो है हमारे पास प्रोफेशंस, आप उसको नहीं कर सकते हो। क्लियर? जैसे होता है ना कि विमेन ट्रैफिकिंग होती है और उसके बाद चाइल्ड लेबर होता है, आप वो चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते इसके अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हमारा आर्टिकल नंबर 19 हो जाता है कंप्लीट। चलिए अभी मैं देख लेता हूँ एक बार ये लेक्चर कितना हो गया है। चलिए आज इसको मैं अभी यहीं वाइंड अप करता हूँ इस लेक्चर को 19 को। उसके बाद जो बचे हैं 20, 21, 22 ये मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपके एक ही लेक्चर में जो है आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स बचेंगे वो मैं यही इंश्योर करूंगा कि आपके सारे एक लेक्चर में हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे हो रहे हैं रात के काफ़ी टाइम हो गए हैं, मेरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये मुझे बोल चुकी है कि सोने का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं इस लेक्चर को करता हूँ यही विराम, क्योंकि अभी देखिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप जो है अपना शेड्यूल को फॉलो कीजिए। मेरा जो शेड्यूल है वो अभी इस टाइम सोने का है, तो अगर मैं भी यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं अभी करवा सकता हूँ उस लेक्चर को, जरूरी नहीं है। लेकिन होगा क्या, कहीं ना कहीं मुझे
अंदर से फील आएगा कि मुझे अभी थकान हो रही है और मैं अपना 100% आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ, चाहे मुझे लग जाए एक दिन एक्स्ट्रा, पर मैं जो कंटेंट दूंगा आपको वो ऐसा दूं कि आपको वो एग्जाम में एज इट इज़ काम आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग।